तो सबसे पहले बात करेंगे ओजोन लेयर के बारे में। यदि प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये जो एनवायरनमेंट है वो सबसे बड़ा डिस्कसिंग टॉपिक है, या ऐसा टॉपिक है जिस पर लगातार डिबेट्स होती चली आ रही हैं। तो उसी में हम ओजोन जो हमारा एनवायरनमेंट में पाई जाती है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि देख सकते हो, नियर द ग्राउंड ओजोन इज एन एयर पोल्यूटेंट दैट कैजेज लंग डैमेज एंड अस्थमा अटैक्स। ये जो हमारी ओजोन लेयर है, यानी ओजोन जो मॉलिक्यूल है या ओजोन गैस है, यदि ये सरफेस के पास में, तो ये लंग डैमेज यानी जो हमारे फेफड़े होते हैं उनके डैमेज का कारण बन सकती है। और साथ ही साथ जो अस्थमा होता है, यानी जो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, उसका कारण बन सकती है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी ओजोन लेयर यदि वो सरफेस के पास है तो एक पोल्यूटेंट के रूप में कार्य करती है, बट यदि ये स्ट्रेटोस्फेयर में यानी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है तो ये हमारे लिए एक शील्ड का काम करती है, क्योंकि जो सूर्य से आने वाला सोलर रेडिएशन होता है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। बिकॉज सोलर रेडिएशन की वजह से जो स्किन कैंसर होते हैं, जो और भी भयानक बीमारियां होती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। The ozone layer in the stratosphere is where about 90% of the ozone of the earth system is found। तो कहने का मतलब कि जो हमारा 90% ओजोन गैस है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन इज पावरफुल एबल टू ब्लॉक द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन। ये जैसे कि पहले कहा था कि मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन को ब्लॉक कर देती है, उसे क्रॉस नहीं होने देती, यानी उसे अर्थ में नहीं पहुंचने देती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे कि जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। वो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनती है। उसके बाद में ये हमें प्रोटेक्ट करती है या हमारी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, यानी सूर्य का जो रेडिएशन होता है जो हमारे लिए या हमारे इन्वायरमेंट के लिए, साथ ही साथ हमारी अर्थ के लिए हानिकारक है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। Ozone absorbs the most energetic wavelengths of the ultraviolet rays known as the ultraviolet C and ultraviolet B wavelengths। तो एक्चुअली में जो वेवलेंथ बी और वेवलेंथ सी की जो रेज होती हैं उनको जो ओजोन लेयर होती है ब्लॉक कर देती है, उनको क्रॉस नहीं होने देती है, जिससे हमारी अर्थ में जो लाइफ है वो सर्वाइव कर रही है। तो ये ऑक्सीजन का कुछ प्रोसेस है जिससे ओजोन लेयर फॉर्म होती है या ओजोन गैस फॉर्म होती है। जैसा कि हमने अभी बात की, जो हमारी ओजोन गैस है वो हमारे लिए हार्मफुल भी है और एडवांटेजफुल भी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो हमारा पोल्यूशन वो इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती चली जा रही है, यानी डिस्ट्रॉय होती चली जा रही है। तो क्या इसके डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको माइंड में रखकर या इनको फॉलो करके हम ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है, ये जो इसका डिस्ट्रक्शन है उसको रोक सकें, कंट्रोल कर सकें। तो बात करेंगे उन्हीं चीज़ के बारे में। अराउंड 1980 के पास हम आसपास हमको ये पता चला कि जो हमारी मान लीजिए ओजोन लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर में, वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है। अब कारण किस प्रकार बन रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, दिन प्रतिदिन फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, लोग जीवन को अत्यधिक कंफर्ट बनाना चाहते हैं, वो लिविंग स्टैंडर्ड बेटर करना चाहते हैं, बट लिविंग स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करके लिविंग स्टैंडर्ड बेटर नहीं किया जा सकता। लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट होते जा रहे हैं जो हमारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं तथा उन डिवाइसेस पर जो हमारे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचा रहे हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर की बात करें, एयर कंडीशनर की बात करें, फोम की बात करें, ये स्प्रे कैंस होते हैं, ये प्रोडक्ट हैं जिनमें कुछ गैसें इस्तेमाल की जाती हैं जो अत्यधिक मात्रा में ओजोन को रिप्लेट करती हैं या डिस्ट्रॉय करती हैं। अब बात करेंगे उन मेजर्स की जो उठाए गए थे वो ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में जो गैस पाई जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो हमारा वियना कन्वेंशन था उसने कंफर्मेशन दी थी कि जो हमारी ओजोन लेयर है उसको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको इंक्रीज कर देगी इस हद तक कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर विच वाज अडॉप्टेड एंड साइंड बाय 28 कंट्रीज ऑन 22 मार्च 1985, यानी जो वियना कन्वेंशन था उसे 28 कंट्री यानी 28 कंट्रियों ने साइन किया था। साथ ही साथ ये कन्वेंशन था जिसने प्रोटेक्शन की बात की जो हमारी ओजोन लेयर है उसके बारे में। उसके बाद में 1987 एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया जिसने ओजोन लेयर के रिप्लेशन की बात की, यानी ये भी ओजोन लेयर के रिप्लेशन से संबंधित है, इसने भी ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन की बात की। तो वियना कन्वेंशन की बात करें या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, ये सब ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से संबंधित है तथा एग्जाम में पूछी भी जाती है कि बताइए ये इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल से या कन्वेंशन है जो ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा। अब यदि बैकग्राउंड की बात करें तो जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं या उनमें जो कार्बन के जो मॉलिक्यूल लिंक होते हैं वो संबंधित हैं ओजोन लेयर के रिप्लेशन से। बस इसमें इतना ही ध्यान रखिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और भी कई केमिकल्स हैं जो ओजोन को डिप्लेट करते हैं। उसके बाद 1994 में यानी 1994 में जो हमारी यूएनएससी है यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसने जो 16 सितंबर होता है उसको ओजोन डे डिक्लेयर कर दिया।